गुड इवनिंग बच्चों, सॉरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पहले मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का परिचय देख लेते हैं। क्या है कि बायो-सावर्ट का नियम मैंने पहले पढ़ा दिया और बायो-सावर्ट के नियम के पहले ही हमको पढ़ाना चाहिए था इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का परिचय। वो मिस्टेक हो गया, मैं पहले पढ़ाया नहीं तो मैं अब बता देता हूँ। तो आज का पहले हेडिंग रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू मूविंग चार्ज, ड्यू टू मूविंग चार्ज इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज मतलब क्या? गतिमान आवेश के कारण, गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिचय, चुंबकीय क्षेत्र का परिचय। इसमें हम क्या बताने वाले हैं कि गतिमान आवेश से चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकलता है। फिर हम बताने वाले हैं जो चुंबकीय क्षेत्र निकलता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका परिमाण कितना होगा। फिर हम बताएंगे कि उसका एसआई मात्रक क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। इतनी बातें करेंगे हम लोग। गतिमान आवेश से मतलब कि मूविंग चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण कितना होता है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे यहाँ पर। डायरेक्शन क्या होता है, दिशा क्या होता है, ये सब देखना हम लोग को इसमें। फिर उसके बाद हम लोग 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए एक बात को सोचो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये क्या है जी, मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है। ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र आ कहाँ से रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है? तो भाई याद करो, जैसे ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होता है विद्युतीय क्षेत्र। ये क्या है जी, विद्युतीय क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये कहाँ से आता है? तो आप जानते हो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी से विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। और जाता कहाँ है? कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज होता है, उसी की तरफ जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युतीय क्षेत्र पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज में चला जाता है, उसी प्रकार से अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये अगर चुंबकीय क्षेत्र है, तो इधर कहीं ना कहीं नॉर्थ पोल होगा, उत्तरी ध्रुव होगा। कोई चुंबक का इधर क्या होगा, उत्तरी ध्रुव होगा, नॉर्थ पोल होगा। और पक्का ही इधर कहीं ना कहीं साउथ पोल होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा। तो कोई इधर चुंबक का उत्तरी ध्रुव होगा, कोई इधर चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होगा। मैग्नेट का इधर नॉर्थ पोल होगा, मैग्नेट का इधर साउथ पोल होगा। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ये कौन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड जाता है, चुंबकीय क्षेत्र जाता है, जिसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। हम लोग को नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला चुंबकीय क्षेत्र नहीं पढ़ना। ये तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई चुंबक रखा हुआ है, उसका नॉर्थ पोल इधर है, इधर कोई चुंबक रखा है, उसका साउथ पोल इधर है। नॉर्थ पोल से उत्तरी ध्रुव से साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव की ओर चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है। तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है ना,
जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ना, इसको हम मानेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है मेरे को नहीं पता, बस ये मिल गया कहीं से। देखो वैसे मैग्नेटिक फील्ड हर जगह, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह है या नहीं है, ये सवाल भी है, शायद नहीं भी है। ऐसा कई जगह है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी हो सकता है। थोड़ा सा अगर हम जमीन से ऊपर चले जाएं, हवा में चले जाएं, तो शायद हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ना मिले, या इतना कम होगा, इतना कम होगा कि नहीं मानेंगे। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात नहीं कर रहे, उसकी बात नहीं कर रहे। मतलब हवा में शायद इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी होगा, विद्युतीय क्षेत्र नहीं भी होगा, मगर चुंबकीय क्षेत्र तो हर जगह है। अगर आप पृथ्वी के दायरे में हैं, पृथ्वी के इलाका में हैं, तो आप हर जगह पर चुंबकीय क्षेत्र में हैं, हर जगह पर आप मैग्नेटिक फील्ड में हैं। पृथ्वी के अर्थ के दक्षिण से, हाँ पृथ्वी में कहानी उल्टा हो जाता है भाई, जो हम आगे बताएंगे। पृथ्वी के दक्षिण से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड और पृथ्वी के नॉर्थ में चला जाता है। ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है, तो इसका अगर साउथ पोल यहाँ है, नॉर्थ पोल यहाँ है, तो साउथ पोल से निकलता है, नॉर्थ पोल में चला जाता है। कौन? मैग्नेटिक फील्ड। पृथ्वी के साउथ पोल से निकलता है, दक्षिणी ध्रुव से निकलता है और उत्तरी ध्रुव में चला जाता है। कौन? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आपको अचंभा लग रहा होगा, पृथ्वी में उल्टा कहानी होता है। एक्चुअली कहानी उल्टा नहीं था, कुछ कारण था जिसकी बात हम बाद में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी के चारों ओर, अर्थ के चारों ओर, अर्थ के चारों ओर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो अर्थ के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है और हम लोग यहाँ पर खड़ा हैं या बैठे हैं, हम लोग यहाँ पर खड़ा है, घूम रहे हैं, सारा देश दुनिया यहीं पर तो है। तो सारा देश दुनिया पृथ्वी पर जहाँ भी पानी हो या सूखा हो या जंगल हो, पहाड़ हो, हर जगह पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। पृथ्वी के चारों ओर हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम लोग हर समय मैग्नेटिक फील्ड में हैं, हम लोग हर समय चुंबकीय क्षेत्र में हैं। किसके चुंबकीय क्षेत्र में है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में है हम लोग। तो पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसको हम क्या कहेंगे? हमारे लिए क्या हो गया? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र हो गया। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया हमारे लिए? बाहरी चुंबकीय क्षेत्र। तो इस प्रकार से कोई बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है जो कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, उसकी चर्चा हमको अभी नहीं करना है। हालांकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, हम लोग बिहार में हैं, तो बिहार में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इतना कमजोर है कि हम लोग उसको बहुत मजबूती से नहीं महसूस करते हैं। अगर आपको पता करना है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं है, इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं, हमको पता करना है, तो क्या करेंगे? एक क्षण चुंबक लेंगे, है ना? क्या लेंगे? एक क्षण चुंबक, वार मैग्नेट लेंगे और इस बार मैग्नेट को पतला धागा से बांध दो। इस बार मैग्नेट को पतले धागा से बांध दो और पतले धागा से बांध के इसको हैंग कर दो, लटका दो और इसको आप घुमा दो, कैसे भी घुमा दो। आप देखोगे कि क्षण चुंबक को या बार मैग्नेट को जब आप लटकाए हुए हो पतले धागा से, तो ये हर बार जो है, आप अगर इसको ऐसे भी कर दोगे ना, तो ये नॉर्थ साउथ में आ जाएगा। अंत में जब रेस्ट में आएगा, अंत में जब विरामावस्था में आएगा, अंत में जब ये रुकेगा, तो उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। ये जब भी रुकेगा तो उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा, कभी भी पूरब पश्चिम या कहीं और नहीं रुकेगा। जब रुकेगा तो उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। क्षण चुंबक को अगर आप लटकाते हो तो रुकने के बाद, विरामावस्था के बाद उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। इससे पता चलता है कि यहाँ पर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसमें अगर कोई चार्ज, ये चार्ज ले लिया, क्यू चार्ज ले लिया, अब ये चार्ज जो है
v वेलोसिटी से जा रहा, ये चार्ज, ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये हुआ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र। इस बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेश है जो v वेलोसिटी से जा रहा। अब चार्ज का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में कुछ तो कोण बन रहा होगा, थीटा कोण। ये थीटा कोण जो है 0 डिग्री नहीं होना चाहिए या 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। मतलब चार्ज को चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में या चार्ज को चुंबकीय क्षेत्र के अपोजिट मोशन नहीं करना चाहिए। 0 डिग्री मतलब चार्ज का मोशन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया। 180 डिग्री का मतलब चार्ज का मोशन चुंबकीय क्षेत्र के मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री पर चार्ज का मोशन नहीं होना चाहिए। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेश का वेग भी रहता है और वह आवेश का वेग चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है, तो इस आवेश पर चुंबकीय बल लगता है। इस आवेश पर चुंबकीय बल लगता है। वह चुंबकीय बल बराबर होता है Q गुना V क्रॉस B होता है, जिसको हम लोग सोल्व करते हैं तो F बराबर क्या होता है, Q V B साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है। अब देखो F बराबर Q V B साइन थीटा होता है, तो चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फोर्स बराबर Q V B साइन थीटा होता है। हम यहाँ पर इसको फिलहाल गौन कर रहे हैं, ओमिट कर रहे हैं। V क्रॉस B मतलब क्या, V B गुना में ही है, या फिर चलो इसको लेके ही चलो। हमने कहा कि थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। ये चलो इसको रहने देते हैं। A बराबर Q इंटू V क्रॉस B, तो ये बराबर Q V B साइन थीटा हुआ। अब ये देखो, ये चुंबकीय बल लगा, ये गतिमान आवेश पर। यह आवेश क्या है, रुका हुआ थोड़ी है, गतिमान आवेश है। यह आवेश गति कर रहा है, इधर की ओर गति कर रहा है, यह आवेश इधर की ओर जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी गतिमान आवेश पर, मतलब कि कोई भी मूविंग चार्ज पर इतना चुंबकीय बल लगता है। ये बात हम लोग जानते हैं। लेकिन देखो, इसी चुंबकीय क्षेत्र में, इसी मैग्नेटिक फील्ड में एक और दूसरा चार्ज ले लिया। वो चार्ज को हमने रेस्ट में रख दिया। इस चार्ज को हमने क्या किया, रेस्ट में रख दिया, मतलब स्थिर है। इसका वेग कितना है, इसका वेग 0 है। तो चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम एक चार्ज को अस्थिर से रख देते हैं, गति नहीं कराते हैं, तब इस चार्ज पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगता है। तब इस चार्ज पर जो है चुंबकीय बल बराबर 0 हो जाता है। जबकि इस चार्ज पर जो है चुंबकीय बल लगता है। कितना चुंबकीय बल लगता है जी, F बराबर Q V B साइन थीटा के बराबर बल लगता है। इतना बल लगता है। तो हम देख रहे हैं कि गतिमान आवेश पर मतलब कि मूविंग चार्ज पर चुंबकीय बल लगता है। गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल लगता है, लेकिन विराम अवस्था में रखा हुआ, अस्थिर से रखा हुआ आवेश पर चुंबकीय बल नहीं लगता है। ऐसा क्यों? चार्ज तो वही है, चार्ज या आवेश तो वही है। गतिमान है तो चुंबकीय बल लगा, अस्थिर है तो चुंबकीय बल नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? तो इसका जवाब इलेक्ट्रोस्टैट से हम देते हैं। पहले इसको जवाब देने के लिए हम चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में। अस्थिर विद्युत में आपने क्या पढ़ा था, याद करो बेटा। एक आवेश रखा हुआ है, यहां पर एक क्यूबन आवेश रखा हुआ है। इसके सामने अगर हम लोहा, मिट्टी, कागज, कोई भी वस्तु लेके आ जाते हैं तो उस पर कोई कूलाम बल नहीं लगता। इस आवेश के सामने r दूरी पर लोहा, मिट्टी, कागज, लकड़ी, पता नहीं कुछ भी प्लास्टिक ले आते हैं तो उस पर
कोई विद्युतीय बल नहीं लगता, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगता, कोई विद्युतीय बल नहीं लगता, कोई कूलाम बल नहीं लगता। चार्ज के सामने चार्ज को छोड़ के, चार्ज के सामने चार्ज को छोड़ के कोई दूसरा मटेरियल लेके आते हो तो उस पर कोई विद्युतीय बल नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही चार्ज के सामने आप दूसरा चार्ज लेके आते हो तो उस पर विद्युतीय बल लगता है, उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। हर एक चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। हर एक आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसको दिखाते हैं हम लोग ई से। हर एक आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब इसके सामने दूसरा चार्ज है, तो दूसरा चार्ज भी क्या कर रहा है जी? यह भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा चार्ज भी क्या कर रहा है जी? यह भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब दोनों का दोनों चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो पहला चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, पहला चार्ज के विद्युत क्षेत्र में दूसरे चार्ज का विद्युत क्षेत्र मिलने लगता है। पहले चार्ज के विद्युत क्षेत्र में, ये पहला चार्ज यहाँ पर, उसका विद्युत क्षेत्र इधर, दूसरा चार्ज यहाँ पर, उसका विद्युत क्षेत्र इधर, तो दोनों चार्ज का विद्युत क्षेत्र यहाँ पर आपस में मिलने लगता है। अब चार्ज का विद्युत क्षेत्र आपस में मिलने लगता है, इसीलिए चार्ज पर कूलाम बल लगाता है। समझे? तो चार्ज के बीच में कूलाम बल लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हर एक चार्ज अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब दो चार्ज का विद्युत क्षेत्र आपस में मिलने लगता है तभी चार्ज पर बल लगाता है, कूलाम बल लगाता है। यहां पर क्या होता है? ठीक उसी प्रकार यहां है, यही सेम घटना यहां पर भी है। देखो, जब तक कोई चार्ज रेस्ट में रहेगा, देखो ये चार्ज क्या है? रेस्ट में है। आप पढ़े हो कूलाम बल जो है वो गतिमान आवेश पर कैलकुलेट नहीं होता है। कूलाम बल अगर आपको कैलकुलेट करना है, कूलाम बल मतलब क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलाम बल मतलब क्या? अस्थिर विद्युत बल। कूलाम बल मतलब क्या? दो आवेश के बीच में लगने वाला बल। तो दो आवेश, गेटवा लगा दे बेटा, अच्छा चल गया नहीं हो, हमरा तार फंसल, गेटवा लगा दो। दो आवेश के बीच में कूलाम बल, तो दो आवेश के बीच में कूलाम बल कब लगता है? जब वो अस्थिर होता है। यहां पर देखो, आवेश जब तक अस्थिर रहेगा, रेस्ट में रहेगा, आवेश जब तक रेस्ट में रहेगा, स्थिर रहेगा, तब तक वह आवेश केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा। कर रहा है यहां पर? आवेश स्थिर है तो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न कर रहा? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल विद्युतीय क्षेत्र ही उत्पन्न कर रहा। जब तक आवेश रेस्ट में रहता है तब तक वह अपने चारों ओर केवल विद्युतीय क्षेत्र ही उत्पन्न करता है। लेकिन जब वही आवेश भी वेग से गति करने लगता है तब वह आवेश एक साथ दो क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक साथ दो क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश जब गतिमान होता है बेटा तो अपने चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही है, विद्युतीय क्षेत्र के अलावा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ये उसका नेचर है। क्या, क्यों, कैसे का कोई सवाल नहीं, नेचर है आवेश का। जैसे हम लोग गुस्से में होते हैं, कई लोग गुस्से में होते हैं तो गाली देने लगते हैं, गुस्से में होते हैं तो इधर उधर छमकने लगते हैं, ये इंसान का नेचर है। खुश होते हैं तो हंसने लगते हैं। वैसे ही आवेश का नेचर है कि आवेश जब तक रेस्ट में रहेगा, विराम में रहेगा, अस्थिर रहेगा, तब तक आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन वही आवेश जब गति में होगा तो आवेश एक साथ दो क्षेत्र उत्पन्न करेगा, अपने चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो आवेश जब गतिमान में रहेगा, गति में रहेगा,
वेग में रहेगा तो अपने चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र के अलावा चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। मतलब कि मूविंग चार्ज मतलब गतिशील आवेश, मूविंग चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। अब यहां पर देख लो, यहां पर है मैग्नेटिक फील्ड, बी मने मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर है बाहरी चुंबकीय क्षेत्र। इस बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक चार्ज को रेस्ट में रख दिया, मतलब इस चार्ज का वेग 0 है। यह चार्ज रेस्ट में रखा है, विराम अवस्था में रखा है, रुका हुआ है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक आवेश को अस्थिर से रेस्ट में रख दिया। तो रेस्ट में रखा हुआ यह आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में इस आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में यह आवेश चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न नहीं कर रहा। जैसे रखा हुआ आवेश विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, दूसरा रखा हुआ आवेश विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, दोनों का विद्युतीय क्षेत्र आपस में मिलता है तभी कूलाम बल लगता है। तो यहां भी वही होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल लगने के लिए आवेश को भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना पड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर चुंबकीय बल लगने के लिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना पड़ेगा। लेकिन रुका हुआ आवेश, विराम में रखा हुआ आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र में अस्थिर से रखा हुआ आवेश पर चुंबकीय बल नहीं लगता, लगेगा ही नहीं, क्योंकि अस्थिर से रखा हुआ आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। तो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में अस्थिर से रखा हुआ आवेश पर चुंबकीय बल नहीं लगेगा, क्योंकि अस्थिर से रखा हुआ आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। तो यहां पर अस्थिर से रखा हुआ आवेश पर चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। लेकिन देखो, इस बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई चार्ज मोशन करता है, गति करता है, तो वह चार्ज विद्युतीय क्षेत्र के अलावा एक और नया क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र। इस बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई चार्ज मोशन करेगा तो विद्युतीय क्षेत्र के अलावा चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। अब यहां पर एक बाहरी मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर एक बाहरी मैग्नेटिक फील्ड, उसमें एक चार्ज मोशन कर रहा है, मोशन करने वाला चार्ज ने भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। तो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड और मूविंग चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड दोनों यहां पर मिल गया। इसी के कारण बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज मोशन करता है तो चार्ज पर क्या लगता है? मैग्नेटिक फोर्स लगता है। चार्ज पर कौन सा फोर्स लगता है? मैग्नेटिक फोर्स लगता है, क्योंकि बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज जब मोशन करेगा तो मोशन करने वाला चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मोशन करने वाला चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बाहरी मैग्नेटिक फील्ड अब मोशन करने वाला चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में मिलेगा तो मोशन करने वाला चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। इस प्रकार से हमने क्या सीखा कि मूविंग चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, या फिर कहें मूविंग चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। इसीलिए मूविंग चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा, विद्युतीय बल तो लगेगा, इसके अलावा चुंबकीय बल भी लगेगा, विद्युतीय बल भी लगेगा, चुंबकीय बल भी लगेगा। हाँ, विद्युतीय बल लगाने के लिए यहां पर विद्युत क्षेत्र को भी होना पड़ेगा, लेकिन वो यहां पर नहीं है। तो हमने यहां पर क्या सीखा कि मूविंग चार्ज जो है एक साथ डबल फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, जिसको नोट करें हम लोग। यही कह रहे थे।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हम लोग नोट करेंगे सबसे पहले कि बहुत ही स्टार पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव यहां से आता रहता है एग्जाम में कि ऑल द मूविंग चार्ज produce all the moving charge produce both type of all the moving charge produce two type of field. Two types of field. All the moving charge produce two type of field. नंबर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं हम खोल लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। बीच में तार है वहां पर। ऑल द मूविंग चार्ज प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऑल द मूविंग चार्ज प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसको आप हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे? सभी गतिमान आवेश दो प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। दो प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। विद्युतीय क्षेत्र कौन कौन जी? विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र। सभी गतिमान आवेश दो प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये अब वो चुंबकीय क्षेत्र हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखो ये कोई आवेश है, यह आवेश क्या कर रहा? भी वेग से गति कर रहा। यह आवेश क्या कर रहा है जी? भी वेग से गति कर रहा। अच्छा, इसको ऐसे कर लेते हैं। यह आवेश मान लो यहां पर क्या है? बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है। यहां पर क्या है? बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है। यहां पर क्या है जी? ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है। बी माने चुंबकीय क्षेत्र। अब यहां पर कोई आवेश भी वेग से गति कर रहा। आवेश क्या कर रहा? भी वेग से गति कर रहा। तो आवेश का वेग
और ये चुंबकीय क्षेत्र, दोनों के बीच में थीटा कोण बन रहा, थीटा कोण बन रहा। तो इस आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल आपने कितना पढ़ा हुआ है? इस आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना पढ़ा हुआ है? F बराबर Q गुना A बराबर Q इंटू V क्रॉस B पढ़ा हुआ है। F बराबर Q इंटू V क्रॉस B पढ़ा हुआ। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा, उसमें कोई आवेश का वेग इधर है, आवेश का वेग माने चार्ज का वेलोसिटी, और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में थीटा कोण बन रहा। तो इस मूविंग चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, इस गतिमान आवेश पर कितना बल लगेगा? A बराबर Q इंटू V क्रॉस B। अब यहाँ पर ये वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं हम लोग। ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसका इंटेंसिटी, उसका तीव्रता हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या हो जाएगा, बताओ? ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाएगा, B बराबर क्या हो जाएगा? ये गुना वाला बटा में जाएगा। तो कहेंगे ना भाई कि बाहरी चुंबकीय बल, बाहरी चुंबकीय बल, सॉरी माफ करिए, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र माने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B बराबर क्या होगा? F बटा Q इंटू V होगा। B बराबर क्या होगा? F बटा Q इंटू V होगा। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B बराबर होगा F बटा Q इंटू V। ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड हुआ बेटा? ये हुआ एक्सटर्नल, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र हुआ। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आवेश वाला नहीं। आवेश गति करेगा तो आवेश भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम लोग आगे भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और एक तो तार वाला हम लोगों ने निकाला एम्पियर, तार वाला हम लोगों ने निकाला किसके नियम से, क्या कहते हैं, बायो-सावर्ट के नियम से, पिछला क्लास में निकाला था। यहाँ पर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला दे रहे हैं, जो एनसीईआरटी में पढ़ना है आपको। B बराबर क्या होगा बताओ? B बराबर F बटा Q इंटू V होगा, गुना वाला बटा में जाएगा। तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बराबर आप ऐसे निकाल सकते हो। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर F बटा Q इंटू V। बात करते हैं SI मात्रक की, SI यूनिट की। तो SI यूनिट, SI यूनिट मतलब क्या? SI मात्रक, SI मात्रक कितना हो जाएगा जी? चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक कितना हो जाएगा बेटा? बल का यूनिट क्या होता है जी? न्यूटन। बल का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। आवेश का यूनिट क्या होता है? कूलाम। आवेश का या चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलाम। वेलोसिटी या वेग, चार्ज का वेलोसिटी या वेग का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसको अगर हम सोल्व कर देंगे तो क्या मिला हमको? इसको अगर हम सोल्व कर देंगे तो मिला SI यूनिट, SI यूनिट कितना मिला? न्यूटन। अच्छा, इसको और सोल्व करते हैं, पहले अभी और सोल्व करते हैं, न्यूटन को रहने देते हैं। और बटा में कूलाम बराबर क्या होता है बेटा? कूलाम बराबर एम्पियर सेकंड होता है। कूलाम बराबर क्या होता है बेटा? एम्पियर सेकंड होता है कूलाम बराबर। और साथ में क्या लिखा हुआ है? मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। तो सेकंड से पर सेकंड कट गया ना जी, सबको एक लाइन में लाओ। तो SI यूनिट क्या मिला? न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। न्यूटन, एम्पियर गया ऊपर तो पर एम्पियर, मीटर गया ऊपर तो पर मीटर। इसको मीटर को पहले लिखिए, न्यूटन। मीटर गया ऊपर था पर मीटर, मीटर गया ऊपर था पर मीटर, एम्पियर गया ऊपर था पर एम्पियर। न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर मिला। कूलाम बराबर एम्पियर सेकेंड, सेकेंड से पर सेकेंड कट गया तो न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर हुआ। इसी को कहते हैं टेस्ला। क्या कहते हैं इसको? टेस्ला। टेस्ला है ना, इसको कहते हैं टेस्ला, कहते हैं टेस्ला कहते हैं। ठीक है, टेस्ला कहते हैं। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट क्या हुआ जी? भाई मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट क्या मिला बेटा? टेस्ला मिला। टेस्ला दिखाते हैं इसको T से।
टेस्ला को दिखाते हैं टी से। टी टी मने जी टेस्ला, टी मने बेटा टेस्ला, और टेस्ला बराबर क्या हुआ, न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर। याद रखिएगा, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हुआ, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाहरी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या निकाले, F बटा क्यू इंटू भी। फोर्स का यूनिट, बल का यूनिट न्यूटन, आवेश का यूनिट कूलाम, वेलोसिटी का यूनिट, वेग का यूनिट मीटर पर सेकेंड। न्यूटन हमने छोड़ दिया, कूलाम को लिखा एम्पियर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, पर सेकेंड सेकेंड से कट गया, सोल्व किया तो न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर आया। इसको टेस्ला हिंदी में भी कहते हैं, टेस्ला अंग्रेजी में भी कहते हैं, दिखाते हैं टी से, तो एस आई यूनिट टेस्ला या न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर आया। ठीक है, ये हुआ। अब डायमेंशन तो आप यहां से निकाल लोगे, आप डायमेंशन, मेरे को उम्मीद है आप बच्चों को मैंने इतना पढ़ाया है, निकाल लोगे आप डायमेंशन। ये हुआ, तो ध्यान रखिएगा यहां से कि सभी गतिमान आवेश दो प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो, तो हमने यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का इंट्रोडक्शन कराया, एसआई यूनिट बताया, डायमेंशन आप निकाल लेंगे मेरे को उम्मीद है। नहीं निकाल पाएंगे तो हमको बताइएगा। इतना पढ़ने के बाद, इस चैप्टर में आने के बाद अगर आपसे डायमेंशन भी नहीं निकलता है तो आप बेवकूफ़ ही हैं। इसके बाद हम लोग जो है डायरेक्शन की बात करते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है भाई। देखो, मूविंग चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, गतिमान आवेश भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, अगर मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता, तो इस मूविंग चार्ज पर, इस गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल लगता ही नहीं। जब तक दो क्षेत्र एक समान नहीं होते हैं तब तक कोई बल नहीं लगता है, कोई बल नहीं लगता। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगने के लिए दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगने के लिए दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल वाला, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज वाला, तभी यहां पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन की। डायरेक्शन निकालते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है। इसको आप लिख लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है भाई, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, और एस आई यूनिट हर हाल में याद रखेंगे।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल मतलब दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is calculated by right hand thumb rule। राइट हैंड थंब रूल मतलब क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात करते हैं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात करते हैं। देखो, अगर कोई चार्ज है, आवेश है, ये जा रहा है इधर। अगर कोई आवेश है वो जा रहा है इधर, इधर मतलब किधर, आई में। याद कर बेटा, इधर होता है एक्स में आई कैप, इधर और नीचे करते हैं, इधर होता है एक्स में आई कैप, इसको हम लोग ईस्ट मतलब पूरब भी बोलते हैं। इधर होता है माइनस आई कैप, इसको हम लोग वेस्ट मतलब पश्चिम भी बोलते हैं। इधर होता है नॉर्थ, नॉर्थ मतलब होता है जे कैप। इधर होता है साउथ, साउथ मतलब क्या होता है, माइनस जे कैप। इधर होता है के कैप, के कैप मतलब क्या हो गया, आप ऊपर। के कैप मतलब क्या होता है बेटा, आप होता है, ऊपर होता है। और इधर क्या हो गया जी, माइनस के कैप, माइनस के कैप मतलब डाउन होता है, डाउन होता है। अब इसके अलावा देखो, आपको ऊपर को हम लोग दिखाते हैं डॉट से, आपको ऊपर को हम लोग डॉट से भी दिखाते हैं। आप बोर्ड में क्या होता है, ऊपर बोर्ड से बाहर निकलना ही आप कहलाता है, बोर्ड से बाहर निकलना आप कहलाता है। उस आप को दिखाते हैं डॉट से। और डाउन बोर्ड के अंदर जाना, बोर्ड के अंदर जाना डाउन कहलाता है। और उस डाउन को दिखाते हैं क्रॉस से। इतना तरह का डायरेक्शन हम लोग पढ़े हुए हैं। आई कैप ईस्ट मतलब पूरब, माइनस आई कैप वेस्ट मतलब पश्चिम, जे कैप नॉर्थ मतलब उत्तर, माइनस जे कैप साउथ मतलब दक्षिण, के कैप मतलब आप ऊपर, इसको दिखाते हैं डॉट से। माइनस के कैप डाउन मतलब नीचे, दिखाते हैं क्रॉस से। बोर्ड से बाहर आता हुआ आप कहलाता है, अब बोर्ड के अंदर जाता हुआ डाउन कहलाता है। तो देखो, कोई आवेश जा रहा है आई कैप में, आवेश का वेग है आई कैप में, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा। तो क्या करेंगे, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, आवेश के वेग में दाहिने हाथ का अंगूठा रखेंगे, आवेश के वेग में, आवेश के वेग के दिशा में, चार्ज के वेलोसिटी के डायरेक्शन में दाहिने हाथ का अंगूठा रखेंगे। बाकी उंगलियों को घुमाएंगे, तो बाकी उंगलियों आवेश के वेग के दिशा में दाहिने हाथ का अंगूठा रखेंगे, बाकी उंगलियों को घुमाते हैं। इस प्रकार से घूम रहा है। इसका मतलब ये जो चार्ज है
इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये जो चार्ज है ना वो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब देखो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो यहाँ देखो ऊपर में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकलेगा और नीचे में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के अंदर जाएगा। समझे बात को, यहाँ पर सुनो ढंग से। आवेश का वेग आई कैप में है तो वेग में दाहिने हाथ का अंगूठा रखेंगे, बाकी उंगलियों को घुमाएंगे तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र निकला। अब इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड निकला तो ऊपर में क्या हो रहा है, ऊपर में चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड से बाहर निकल रहा और नीचे में चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के अंदर जा रहा। तो ऊपर में बोर्ड से बाहर निकल रहा, उसके लिए यहाँ पर डॉट लगाएंगे, और नीचे में चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के अंदर जा रहा, उसके लिए यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र को दिखाते हैं। ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या हुआ बेटा, मैग्नेटिक फील्ड हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हुआ, मतलब चुंबकीय क्षेत्र हुआ। मैग्नेटिक फील्ड हुआ या चुंबकीय क्षेत्र हुआ। मैग्नेटिक फील्ड हुआ, चुंबकीय क्षेत्र हुआ। कौन, हम? कहाँ, हम लोगों ने तो तय कर लिया ना बेटा कि ये पढ़ लेंगे वीडियो से। पढ़ा तुमने कल? नहीं पढ़ा, तो क्या पढ़ाएंगे, आप मैसेज भी नहीं किए थे हमारा सब ग्रुप में किया। सबको तो कहते थे क्लास में, हम सब किए थे एक दिन 10 बजे तक पढ़ाई किए थे। 1 मिनट रुको जरा सा। तो जी क्या देख रहे हैं, आवेश जब आवेश का वेग आई दिशा में है तो वेग में दाहिने हाथ का अंगूठा रखेंगे, बाकी उंगलियों को घुमाएंगे। उंगली इस प्रकार से घूम रहा है, मतलब कि मूविंग चार्ज, मतलब कि गतिमान आवेश इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब ऐसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो ऊपर में क्या देख रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड से बाहर निकल रहा, तो यहाँ पर डॉट लगाएंगे, और नीचे में क्या देख रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा, इसके लिए क्रॉस लगाएंगे। इस प्रकार से गतिमान आवेश या मूविंग चार्ज चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसको दिखा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र बी से। अब कैसे, अब ये रियल में क्या होगा, होगा ये कि आवेश का वेग इधर रहेगा, आवेश इधर जाता रहेगा, और इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता जाएगा। आई बात समझ में, फील करो। देखो आवेश है, इसका वेग आई कैप में है, मतलब आवेश इधर को जा रहा, तो आवेश जब इधर जाएगा, आवेश जब इधर जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न करेगा, आवेश इधर बढ़ते जाएगा और इस प्रकार से गोल गोल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता जाएगा। ये हुआ। अगर कोई चार्ज, तो ये हुआ डायरेक्शन। ये क्या हुआ बेटा, मूविंग चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ। ये हो गया बी। बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर भी ऐसे होगा, यहाँ पर भी ऐसे होगा। अब मान लो कोई चार्ज मान लो इधर की ओर जा रहा, कोई चार्ज है, क्यू चार्ज है, इसका वेग, इसका वेलोसिटी इधर है, इधर मतलब क्या, माइनस आई कैप में। आवेश का वेग किधर है जी, माइनस आई कैप में। तो अगर कोई आवेश का वेग माइनस आई कैप में है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या होगा। देखो आवेश का वेग है माइनस आई कैप में, तो वेग की दिशा में क्या करेंगे, दाहिने हाथ का अंगूठा रखेंगे। आवेश का वेग है, चार्ज का वेलोसिटी है माइनस आई कैप में, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में क्या करेंगे, दाहिने हाथ का अंगूठा रखेंगे। वेलोसिटी के डायरेक्शन में क्या करेंगे, दाहिने हाथ का अंगूठा रखेंगे, बाकी उंगलियों को घुमाएंगे तो इस प्रकार से मिल रहा चुंबकीय क्षेत्र। घुमाएंगे ऐसे तो ये मिला क्या, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा,
कुछ इस प्रकार से होगा। सही से बनाते हैं। इसका मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से होगा, मतलब आवेश जाएगा आगे और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ऐसे। चार्ज का वेलोसिटी इधर रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर रहेगा। तो इधर इस प्रकार से रहेगा तो ऊपर में क्या होगा, ऊपर में देखिए बोर्ड के अंदर जा रहा और नीचे में क्या होगा, बोर्ड से बाहर आ रहा। तो बोर्ड से बाहर आने के लिए यहाँ पर डॉट लगा देंगे, बोर्ड के अंदर जाने के लिए यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। इस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये क्या हुआ जी, बोर्ड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, बोर्ड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, ये होगा। तो मूविंग चार्ज इस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। आप ऊपर भी ले सकते हैं, ये चार्ज है, ये आवेश है, ये आवेश है। देखिए अब कोई आवेश अगर ऊपर जा रहा है, इस आवेश का वेलोसिटी ऊपर की ओर है। ऊपर मतलब क्या, जे कैप में, ये जे कैप में, जे कैप में आवेश का वेलोसिटी है, जे कैप में आवेश का वेलोसिटी है। तो यह चार्ज कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में क्या करेंगे, वेलोसिटी के डायरेक्शन में दाहिने हाथ का अंगूठा रखेंगे। चार्ज के वेलोसिटी के डायरेक्शन में दाहिने हाथ का अंगूठा रखेंगे, बाकी उंगलियों को घुमाएंगे। घुमाने से पता चला कि इस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड है। इस प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड को हम इस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे। अब चार्ज का वेलोसिटी ऊपर है, उससे निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हुआ, इस प्रकार से हुआ। तो इधर क्या हो रहा है, इधर हुआ कि बोर्ड के अंदर जा रहा, इधर बोर्ड के अंदर जा रहा, तो यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। और इधर क्या हो रहा, इधर बोर्ड से बाहर निकल रहा, यहाँ पर बोर्ड से बाहर निकल रहा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डॉट लगा देंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो है मूविंग चार्ज, कोई भी मूविंग चार्ज अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कोई भी गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसको राइट हैंड थंब रूल के डायरेक्शन से कैलकुलेट करते हैं, जिसको दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात करते हैं। तो ये हुआ डायरेक्शन की बात। दो और पढ़ लो, दो डायरेक्शन और ध्यान देते हैं हम लोग। देखो अगर कोई चार्ज बोर्ड के अंदर जा रहा, मान लो कोई चार्ज है, वो चार्ज का मोशन बोर्ड के अंदर है, बोर्ड के अंदर मतलब माइनस के कैप में, बोर्ड के अंदर मतलब माइनस के कैप में। देखो कोई चार्ज है, यहाँ पर हमने बनाया एक चार्ज, एक आवेश बनाया, कि वो चार्ज बनाया। इस आवेश का वेलोसिटी क्या है, माइनस के कैप में, बोर्ड के अंदर जा रहा। तो उसको दिखाते हैं किससे, क्रॉस से। क्रॉस मतलब बोर्ड के अंदर जाने वाला। तो बोर्ड के अंदर जाने वाला कौन है, चार्ज का वेलोसिटी, आवेश का वेग। तो यहाँ पर एक क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज का वेलोसिटी बोर्ड के अंदर जाने वाला है। तो बोर्ड के अंदर जाने वाला को दिखाते हैं माइनस के कैप से। तो आवेश का वेग माइनस के कैप में है, मतलब कि बोर्ड के अंदर है। तो यह मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न करेगा। तो हमने क्या कहा, आवेश के वेग के डायरेक्शन में दाहिने हाथ का अंगूठा रख देंगे, चार्ज के वेलोसिटी के डायरेक्शन में दाहिने हाथ का अंगूठा रखेंगे। चूंकि चार्ज का वेलोसिटी बोर्ड के अंदर है, तो हम दाहिने हाथ का अंगूठा को बोर्ड के अंदर मानेंगे, बाकी उंगलियों को घुमाएंगे। तब बाकी उंगलियां इस प्रकार से घूम रहा, बाकी उंगलियां ऐसे घूम रहा, मतलब कि इस प्रकार से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस प्रकार से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ऐसे
क्या कहेंगे इसको, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कहेंगे। तो यदि कोई चार्ज बोर्ड के अंदर जा रहा, मतलब कि माइनस के कैप में जा रहा, चार्ज का वेलोसिटी आवेश का वेग माइनस के कैप में है, बोर्ड के अंदर है, तो उससे निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा, घड़ी के दिशा में होगा। तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हुआ क्या, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में, घड़ी की दिशा में। अच्छा, अब अगर कोई चार्ज का वेलोसिटी बोर्ड के बाहर है, अगर कोई चार्ज का वेलोसिटी क्या है जी, बोर्ड के बाहर है, यहां पर हम एक और चार्ज बनाते हैं, ये हमने चार्ज बना लिया, इसका वेलोसिटी बोर्ड के बाहर है, तो बोर्ड के बाहर या कॉपी के बाहर आवेश का वेग रहेगा, तो उसको दिखाएंगे डॉट से। डॉट मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, आवेश का वेग। तो बोर्ड के बाहर क्या माना जाता है, के कैप, तो चार्ज का वेलोसिटी हो गया के कैप में। तो आवेश का वेग, यदि चार्ज का वेलोसिटी आवेश का वेग बोर्ड के बाहर रहेगा, मतलब कि के कैप में रहेगा, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन कैसे बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बनेगा, तो क्या विकल्प है, आवेश के वेग के डायरेक्शन में दाहिने हाथ का अंगूठा ले जाएंगे, आवेश के वेग के डायरेक्शन में दाहिने हाथ का अंगूठा ले जाएंगे। चूंकि आवेश का वेग बोर्ड के बाहर है, के कैप में है, तो बोर्ड के बाहर दाहिने हाथ का अंगूठा रखेंगे, बाकी उंगलियों को घुमाएंगे, बाकी उंगलियों को घुमाते हैं, तो इस प्रकार से हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा कहेंगे। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र हुआ वो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज माने घड़ी के विपरीत दिशा में। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र हो गया एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि घड़ी के विपरीत दिशा में। ये हुआ चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, ये सब तो हमने पढ़ाई किया, सब जो भी पढ़ा सब पॉजिटिव चार्ज के लिए पढ़ा, सब जो भी पढ़ा हमने पॉजिटिव चार्ज के लिए पढ़ा, धन आवेश के लिए पढ़ा। सारा पढ़ाई किसके लिए है, धन आवेश के लिए। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन होता, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन होता है या कोई भी +2 कूलाम +10 कूलाम होता है। अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो क्या होगा, तो नेगेटिव चार्ज में सारा कहानी उल्टा कर देना है, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से दिशा को निकालना है और उसका उल्टा करना है। मान लो नेगेटिव चार्ज रहेगा, ऋण आवेश रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो क्या करोगे आप, देखो पॉजिटिव चार्ज रहने पर आवेश के वेग में दाहिने हाथ का अंगूठा रखते हैं और ऐसे मिल रहा हमको चुंबकीय क्षेत्र, इस प्रकार से मिल रहा। तो नेगेटिव चार्ज रहेगा तो उल्टा कर देना है, हाथ से निकाल के उल्टा कर देना है या वेग के उल्टा में हाथ लगाना है। नेगेटिव चार्ज में सारा कहानी उल्टा चलेगा, ऋण आवेश में सब कहानी उल्टा चलेगा। यहाँ पर डॉट लगाया है तो यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे, यहाँ पर क्रॉस है तो यहाँ पर डॉट लगा देंगे। नेगेटिव चार्ज में हर डायरेक्शन उल्टा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं। अब इसके अलावा कोई मान लो हम इलेक्ट्रॉन पर काम कर रहे हैं, 1-2 फिगर बनाते हैं, इसको आप बना लेना पहले, अभी हम इसको मिटाने वाले हैं। 1-2 फिगर हम इलेक्ट्रॉन पर भी दिखाते हैं, इसको हम मिटाते हैं भाई। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन दे दिया,
मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर है v वेलोसिटी से I कैप में, तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा चार्ज है जो नेगेटिव होता है, इसका वेलोसिटी I कैप में है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या होगा। तो दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम लगाएंगे, दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम लगाते हैं तो हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से निकल रहा, इस प्रकार से निकल रहा। तो दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम लगाते हैं तो ऊपर में बाहर निकल रहा और नीचे में अंदर जा रहा। तो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, तो इलेक्ट्रॉन रहने पर उल्टा कर देना है, यहाँ से प्रवेश करेगा, यहाँ से ऊपर से प्रवेश करेगा। भाई पॉजिटिव चार्ज में अगर निकालते, धनावेश में निकालते तो ऐसे निकालते, मतलब इस प्रकार से होता, लेकिन यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन दिया है तो इलेक्ट्रॉन में उल्टा काम करना है, ऐसे करना है। तो इस प्रकार से हाथ को घुमाइएगा तो ऊपर में क्या हो रहा है, प्रवेश हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे और नीचे क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे, ऐसे होगा। इलेक्ट्रॉन में या नेगेटिव चार्ज में सारा कहानी उल्टा करना है। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन बोर्ड के अंदर जा रहा, ये इलेक्ट्रॉन है, ऋण आवेश है, बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, -k में। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन को बोर्ड के अंदर जाने पर क्या हो गया, -k में हो गया। अब ऐसे में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बोर्ड के अंदर है तो बोर्ड के अंदर दाहिने हाथ का अंगूठा रखेंगे, बाकी उंगलियों को घुमाएंगे तो इस प्रकार से निकल रहा है घड़ी के दिशा में। तो घड़ी के दिशा में तब न मानेंगे जब ये धन आवेश रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है, ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश होने के कारण, इलेक्ट्रॉन होने के कारण कहानी को उल्टा कर देंगे। इस प्रकार से होगा मैग्नेटिक फील्ड, इस प्रकार से होगा मैग्नेटिक फील्ड, एंटी क्लॉकवाइज में होगा, घड़ी को उल्टा होगा, ठीक है। ये इस प्रकार से होगा मैग्नेटिक फील्ड, घड़ी के उल्टा, घड़ी के विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है जी, बोर्ड के बाहर आ रहा, कोई इलेक्ट्रॉन है जो बोर्ड के बाहर आ रहा, तो बोर्ड के बाहर आने के लिए डायरेक्शन क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, गोल घेरते हैं। तो बोर्ड के बाहर आने के लिए जो है डॉट से दिखाएंगे डायरेक्शन। अब बोर्ड के बाहर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हो गया। भाई इलेक्ट्रॉन बोर्ड के या कॉपी के बाहर आ रहा, इलेक्ट्रॉन बोर्ड या कॉपी के बाहर आ रहा, तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बोर्ड या कॉपी के बाहर में हो गया, जिसको दिखाया जाता है डॉट से, और बोर्ड के बाहर या कॉपी के बाहर को दिखाते हैं हम लोग के कैप से। ऐसे में इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं, तो डॉट मतलब के मतलब बोर्ड के बाहर, तो बोर्ड के बाहर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, बाकी उंगलियों को घुमाते हैं तो बाकी उंगलियां घड़ी के उल्टा घूम रहा, लेकिन घड़ी के उल्टा तो तब ना होगा जी जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेश, तो ऋण आवेश में कहानी उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा करो, ऐसे करोगे घड़ी के दिशा में हो जाएगा, उल्टा ऋण आवेश होने के कारण इस प्रकार से हो जाएगा, घड़ी के दिशा में हो जाएगा कौन, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ऋण आवेश में कहानी उल्टा चलता है। इस प्रकार से हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखा। अब तो ध्यान रखो, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। गतिमान आवेश एक साथ दो क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। लेकिन अगर कोई चार्ज रेस्ट में रहेगा, विराम अवस्था में रहेगा, तो वह चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा, केवल विद्युतीय क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। इसीलिए कोई बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब कि कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रेस्ट में रहेगा तो उस पर केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, केवल विद्युतीय बल लगेगा, चुंबकीय बल नहीं लगेगा। क्योंकि फोर्स लगने के लिए ना सिमिलर फील्ड का होना जरूरी है, फोर्स लगने के लिए एक समान क्षेत्र का होना जरूरी है।
चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रहेगा तभी चुंबकीय बल लगेगा, विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय क्षेत्र रहेगा तभी विद्युतीय बल लगेगा। अब देखो, केवल मूविंग चार्ज ही नहीं, केवल मूविंग चार्ज ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कोई तार है, मतलब हम कह रहे हैं कि केवल गतिमान आवेश ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। इसके अलावा देखो, कोई तार है, तार में विद्युत धारा बह रहा, तार में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा, तो तार में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो वह तार भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि तार में विद्युत धारा बहता है, तो विद्युत धारा में बहता क्या है, विद्युत धारा में कौन फ्लो करता है, विद्युत धारा में चार्ज ही तो फ्लो करता है तार के अंदर से। हम ये कह रहे हैं बेटा कि एक चालक तार है, ये चालक तार है, चालक तार कहाँ से आ रहा है पता नहीं, कहाँ जा रहा है पता नहीं, बस ये तार कहीं से आ रहा है और कहीं जा रहा है। अब इस तार में आई करंट बह रहा, इस तार में आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा, इस तार के अंदर आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा। तो यदि किसी तार में आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट में कौन फ्लो करता है, चार्ज ही तो फ्लो करता है। तब ना आप 10 क्लास में पढ़ते थे जी, I बराबर Q बटा T। याद करिए, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति इकाई समय में बहने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इस बात को आप रटा करते थे 10वां में। तो विद्युत धारा में कौन बहता है, विद्युत धारा में चार्ज ही फ्लो करता है, आवेश ही बहता है। बट यहाँ पर आवेश जो है तार के अंदर बहता है, तो भाई विद्युत धारा में आवेश ही तो फ्लो करता है, बस तार के अंदर से फ्लो करता है। तो कहीं भी आवेश फ्लो करेगा, कहीं भी आवेश बहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो यदि किसी तार में विद्युत धारा बहता है तो वह तार भी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यदि किसी तार में विद्युत धारा बहेगा तो वह तार भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, कैसे, वही नियम लगाएंगे, वही नियम लगाएंगे। करंट के डायरेक्शन में विद्युत धारा की दिशा में दाहिने हाथ का अंगूठा रखेंगे, विद्युत धारा की दिशा में दाहिने हाथ का अंगूठा रखेंगे, बाकी उंगलियों को घुमाएंगे, तो बाकी उंगलियों को घुमाएंगे तो उंगली घूमने की दिशा क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फ्लो करेगा। यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा बहता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज ही तो फ्लो करता है, आवेश ही तो बहता है। इसके कारण तार भी जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वह तार भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। उस चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग ऐसे दिखाएंगे। अब यहां पर क्या देख रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, मतलब बोर्ड के ऊपर में क्या हुआ, बाहर निकल रहा, तो इसको दिखाएंगे डॉट से। और नीचे बोर्ड के अंदर, नीचे क्या हो रहा है, बोर्ड के अंदर प्रवेश कर रहा, इसको दिखाएंगे क्रॉस से। ये किसका डायरेक्शन हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा हुआ। ऐसे दिखाते हैं। कोई चालक तार अगर ऐसे है, कोई चालक तार अगर ऐसे है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा, आई करंट अगर इस तार में बह रहा, आई करंट तार के सहारे कहीं जा रहा, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा, तो तार में करंट जा रहा ऊपर, तार में करंट जा रहा ऊपर, अंगूठा कर दिए ऊपर, अंगूठा कर दिए ऊपर, बाकी उंगलियों को क्या करेंगे, बाकी उंगलियों को घुमाएंगे, घुमाएंगे तो ऐसे मिला। करंट में दाहिने हाथ का अंगूठा और बाकी उंगलियों को घुमा रहे, तो इस प्रकार से निकला चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा।
इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्रकार से हो जाएगा। अब इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा। तो यहाँ पर बोर्ड के अंदर जा रहा, यहाँ पर बोर्ड के अंदर जा रहा, दिखा देंगे क्रॉस से। यहाँ पर बोर्ड से बाहर निकाल रहा, दिखा देंगे डॉट से। तो ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा हो गया। ऐसे दिखाते हैं तो कह सकते हैं क्या, करंट कैरिंग वायर ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या, धारावाही चालक तार भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या लिखेंगे यहां पर, करंट कैरिंग वायर current carrying wire is also produce current carrying wire also produce magnetic field। करंट कैरिंग वायर ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या, धारावाही चालक तार भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। धारावाही चालक तार भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। धारावाही चालक तार भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कैसे उत्पन्न करता है आपने देख लिया, इसको भी निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से। तो यही पढ़ना था हमको यहाँ पर। याद रखिए, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। टेस्ला बराबर क्या मिला, न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर मिला। टेस्ला बराबर क्या मिला, न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर मिला। इसको आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। याद करिए, देखिए यहाँ पर देखो, जब कोई चालक तार में विद्युत धारा बहता है, किसी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो करता है, तो उस कंडक्टिंग वायर पर, उस चालक तार पर कितना चुंबकीय बल लगता है। मैंने क्या पढ़ाया था बेटा, चुंबकीय बल ए बराबर आई इंटू एल क्रॉस बी पढ़ाया था। चुंबकीय बल ए बराबर क्या पढ़े थे, आई इंटू एल क्रॉस बी। यहाँ से निकाल सकते हो, ए बराबर आई इंटू एल क्रॉस बी, तो बी बराबर क्या हुआ जी, एफ बटा आई इंटू एल हुआ। बी बराबर एफ बटा आई इंटू एल हुआ। अब फोर्स का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन। करंट का यूनिट क्या हुआ, एम्पियर। और लेंथ का यूनिट क्या हुआ, मीटर। तो क्या मिला जी, चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट क्या मिला, एस आई यूनिट क्या मिला बेटा, न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर। न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, इसी को तो कहते हैं टेस्ला, इसी को तो कहते हैं टेस्ला। लेकिन गौर करिएगा, ये वाला जो चुंबकीय क्षेत्र निकला ना, ये चुंबकीय क्षेत्र तार वाला नहीं होगा। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र होगा। तार वाला चुंबकीय क्षेत्र तो आप बायो-सावर्ट के नियम से निकाले ना। कोई किसी तार के कारण इस पॉइंट पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो तो आपने बायो-सावर्ट के नियम से निकाला। डीवी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। ऐसे निकाले थे, ऐसे निकाले थे। या क्या निकाले थे, डीवी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बटा आर क्यू। ऐसे निकाले थे, डायरेक्शन के लिए एन कैप लगाए थे। तो तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो आप इस फार्मूला से निकालते थे, बायो-सावर्ट के नियम में।
यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कौन सा बता रहा है, ये बाहरी, बाहर वाला। गौर करो ना, फार्मूला में जो तुमने यहां पर चुंबकीय क्षेत्र भरना था, ये बाहरी वाला भरना था ना जी, ये बी चुंबकीय क्षेत्र बाहर वाला भरना था। तो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट, तो भाई चुंबकीय क्षेत्र बाहरी हो या तार वाला हो, यूनिट तो सबके लिए एक समान होगा ना जी। एस आई यूनिट तो सबके लिए एक समान होगा, चाहे तार वाला चुंबकीय क्षेत्र हो या बाहरी हो। कोई भी चुंबकीय क्षेत्र का एस आई मात्रक टेस्ला होता है, और टेस्ला बराबर न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर होता है, ये कह रहे थे। तो यहां पर ये इंट्रोडक्शन खत्म हुआ इसका।